नमस्कार मित्रों, मोविशाला में मैं बलराम कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए मित्रों, आज जो आपके सामने मैं डिस्कशन लेकर आया, जैसे कि आप जो पीजीटी हिस्ट्री जहाँ जहाँ जो वैकेंसी आई है, जैसे स्टेट्स में यूपी में वैकेंसी आई है, फिर डीएसएसबी में कई सारी पुरानी वैकेंसी एग्जाम होने वाली है, फिर केंद्रीय विद्यालय के आने वाली, नवोदय विद्यालय के आने वाली है, फिर अभी एकलव्य विद्यालय की जो पीजीटी हिस्ट्री, स्पेशली जो पीजीटी हिस्ट्री पर जो सीटें आई थी उस पर जो एग्ज़ाम होने वाली है, तो उस पर स्पेशल हम लोग आज की जो क्लास में डिस्कशन करेंगे कि पीजीटी हिस्ट्री यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जो इतिहास का विषय है, उस इतिहास का आपका सिलेबस क्या है, उन सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, हम लोग ऊपर लिखा भी है डीएसएसबी, केवीएस, एमडीएस, ईएमआर, ये चारों की मोटा मोटी सिलेबस देखेंगे पीजीटी हिस्ट्री की बिल्कुल सेम है। थोड़ी सी यूपी, अगर यूपी पीजीटी हिस्ट्री की देखेंगे, थोड़ा सी क्या है चीज़ें, उसमें कई सारी चीज़ें जोड़ी अलग से गई है। ये चीज़ें को आपको पढ़नी यही है, यही आपको इतिहास, भारतीय इतिहास भी है, उसमें विश्व इतिहास भी है। तो प्राचीन काल, मध्यकाल और आपको आधुनिक काल और विश्व इतिहास। तो आप जानते हैं कि जो पेपर होते हैं लगभग कहीं कहीं देखिए कि आपको कहीं 100 मार्क्स के हैं, कभी आप कहीं देखेंगे कहीं 80 क्वेश्चन आ रहे हैं, कहीं 100 क्वेश्चन आ रहे हैं, कहीं 200, जैसे डीएसएसबी में 200 क्वेश्चन आते हैं, है ना। फिर वैसे केवी में देखेंगे 80 क्वेश्चन आते हैं, ये एकलव्य विद्यालय में भी देखेंगे 80 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो वो मैटर नहीं है, हमारा कंटेंट हमें यही पढ़ना, क्वेश्चन के अप डाउन इसमें होते रहते हैं, बैलेंस है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज के सिलेबस में जो हिस्ट्री में हम लोग क्या करेंगे। आज देखेंगे कि इतिहास, जो भारतीय इतिहास भी है, जो इतिहास के 2 खंड है, एक है भारतीय इतिहास और एक आधुनिक विश्व इतिहास। तो भारतीय इतिहास में जो स्पेशली जो सिलेबस हमारा, जिसमें प्राचीन है, मध्यकालीन है, आधुनिक भारत है, उस पर हम लोग देखेंगे कौन कौन से सिलेबस आयोग ने सिलेबस आपके लिए जो एग्जाम के लिए रखे गए, जिस पर आपको तैयारी करनी है, जिसमें मैं आपको प्रत्येक टॉपिक पर तैयारी भी कराऊंगा कोर्स को, ठीक है। और उसके बाद आपको हम लोग कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे, साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट भी चलेंगे, टेस्ट सीरीज चलेंगे। तो सबसे पहले देख लीजिए, मैं पीजीटी हिस्ट्री है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, ओके, हिस्ट्री। तो देखिए, कोई भी एग्जाम को तैयार करने से पहले 2 चीज़ें ध्यान रखिए। एक है आपको सिलेबस, सिलेबस क्या कहती है, और दूसरी है क्वेश्चन बैंक। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बैंक, ये 2 चीज़ें कभी भी कोई भी एग्जाम, जीवन में कोई भी एग्जाम दी, ये 2 चीज़ें होनी चाहिए। क्वेश्चन बैंक आपको मतलब प्रीवियस क्वेश्चन का, कि क्वेश्चन पूछा गया। सिलेबस देखिए, सिलेबस पाठ्यक्रम जिसको बोलते हैं, सिलेबस का मतलब हुआ कि सिलेबस यह डिसाइड करती है आपको पढ़ना क्या है, यानी कौन कौन सी चीज़ें पढ़, एक टारगेट, एक बाउंडेशन दे देती है, यही चीज़ पढ़ना, उससे बाहर आपको नहीं पढ़नी, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। अब क्वेश्चन बैंक कहती है कि हमें कैसे पढ़ना है, यानी कि क्वेश्चन बैंक ही अगर देखेंगे एक कैंडिडेट्स का सबसे बड़ा अगर गुरु, अगर तैयारी के दौरान सबसे बड़े गुरु माने जाते हैं क्वेश्चन बैंक। कि प्रीवियस क्वेश्चन अगर आप देखेंगे कि इस क्वेश्चन का लेवल क्या है, क्वेश्चन किस सेक्शन से कैसा पूछा जा रहा है, और ये भी देखें किस सेक्शन से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, उस पोर्शन को आप तैयार कर लीजिए। ऐसा सिलेबस में पढ़ने तो सारे कि हमारी तैयारी पूरी होनी चाहिए। अगर एक भी इसमें टॉपिक छूट जाता है तो हम ऐसे रेस से बाहर हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, हम लोगों ने चर्चा किया सिलेबस, क्वेश्चन में। अब हम लोग देखेंगे ये सारे जितने पीजीटी होते हैं, पीजीटी हिस्ट्री में, है ना, उसमें सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे भारतीय इतिहास भी है, विश्व इतिहास है। तो अब जानते हैं कि भारतीय इतिहास जो है हमारा, जैसे जिसको बोलते हैं इंडियन हिस्ट्री, ठीक है, इंडियन हिस्ट्री, भारत का इतिहास, क्योंकि हम लोग इंडिया में एग्जाम दे रहे हैं तो भारत का इतिहास स्पेशली फोकस है। भारतीय इतिहास के आप जानते हैं 3 पार्ट है। एक है प्राचीन भारत, ठीक है, एक है मध्यकालीन भारत, मिडाइवल इंडिया जिसको बोलते हैं, और एक है हमारा आधुनिक भारत, ठीक है। ये 3 खंड में, और एक इतिहास का एक और खंड आ जाता है विश्व इतिहास, है ना। इतिहास के 2 भाग होते हैं ऐसे मूल भाग, एक है भारतीय इतिहास, एक है विश्व इतिहास। भारतीय इतिहास के फिर 3 भाग, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, ठीक है। अब देखेंगे आयोग ने ये सारे एग्जाम के लिए पीजीटी हिस्ट्री में आयोग ने कौन कौन से टॉपिक को रखा है प्राचीन काल में, जो मेन मेजर टॉपिक है। ये आप किसी भी एग्जाम में देखेंगे, ये सारे मेजर टॉपिक आपको हमेशा मिलेंगे। देखिए, पहला जो टॉपिक का नाम है हड़प्पा सभ्यता। पहला एक टॉपिक ही रखा गया हड़प्पा सभ्यता, जो सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा गया है। इसके नगर नियोजन, इसके राजनीतिक, इसके आर्थिक, सामाजिक, है ना, इसकी धार्मिक, ये सारी चीज़ आपको पढ़नी है पहले टॉपिक में, प्राचीन भारत के पहले टॉपिक में, है ना। हड़प्पा सभ्यता कि देखिए, पाषाण काल से यहाँ से शुरुआत नहीं हो रही है हमारी। जो टॉपिक है, सबसे अच्छी बात है, हमारी टॉपिक शुरू हो रही है हड़प्पा सभ्यता से। दूसरा एक टॉपिक का नाम है 16 महाजनपद। 16 महाजनपद जो गंगा किनारे या पूरे भारत में जो 16 महाजनपद थे, जैसे मगध है, कौशल है ना, काशी है, इस तरह बहुत सारे जो 16 महाजनपद है, जैसे अवंती है ना, गांधार है, बहुत सारे, जैसे कि और भी, जैसे आपको देखेंगे मथुरा में जो विराट नगर है, ये सारी चीज़ें, अंग प्रदेश है ना, जैसे भागलपुर में, है ना, उस तरह से। तो लगभग 16 महाजनपद की चर्चा है। इसी 16 महाजनपद में खासकर स्पेशली
मगध का उदय। मगध एक ऐसा राज्य, एक मजबूत, एक साम्राज्यिक राज्य जहाँ हर्यक वंश आते हैं, है ना, फिर नंद वंश भी आते हैं। उस तरह जो बड़े बड़े वंशों की जो वंशावली शुरू होती है मगध को, और मगध का एक इसको डेवलप होने का सबसे बड़ा कारण, इसके उदय के क्या क्या कारण है, ये सारे टॉपिक में हम लोग देखेंगे। खासकर इसके उदय में जैसे कि एक भौगोलिक कारण भी है, कई सारे राजाओं का सहयोग भी है ना, लोहे की खोज भी है ना, इस क्षेत्र में देखेंगे हाथियों की उत्पत्ति, जैसे वन वाला भूमि जैसे झारखंड जैसे क्षेत्र में, तो सभी उस समय मगध के ही पार्ट थे। तो ये 16 महाजनपद के समय मगध का उदय, इसको हम लोग देखेंगे एंशिएंट में। तीसरा टॉपिक है, देखिए, विधार्मिक संप्रदायों का उदय। विधार्मिक संप्रदाय जो हेटेरोडॉक्स जिसको हम इंग्लिश कहते हैं, विधार्मिक संप्रदाय यानी कि जितने सारे लगभग उस समय 62 संप्रदाय, अब देखेंगे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन चल रहा था, तो उसमें लगभग 62 संप्रदाय, जिसमें बौद्ध और जैन, स्पेशली बौद्ध और जैन को हम लोग पढ़ेंगे। इसमें बौद्ध में देखेंगे स्पेशली गौतम बुद्ध, और जैन में 24 तीर्थंकर में सबसे ज़्यादा योगदान महावीर का, ठीक है। उनके बारे में, उनकी शिक्षा, उनके दर्शन, है ना, दोनों के अंतर, दोनों के कई सारे जो पंथ आए, जैसे कि बौद्धों में हीनयान महायान और जैनों में दिगंबर श्वेतांबर, ठीक है। तो इसको हम लोग देखेंगे विधार्मिक संप्रदायों में। फिर और भी कई सारे, जैसे आजीवक संप्रदाय है, संजय वैठलीपुत्र, इस तरह कई सारे संप्रदायों की भी चर्चा है, जो अदर से जो चल रहे उनकी चर्चा। नेक्स्ट टॉपिक है, उसका नाम है मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य की स्थापना कैसे होती है, मौर्य साम्राज्य की स्ट्रक्चर क्या, मौर्य साम्राज्य में कौन कौन से राजा, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य है ना, बिंदुसार है आपको, उसके बाद देखें अशोका है, अशोका की सारी नीति, अशोका की जितने सारे उसके जो धार्मिक नीति, धम्म नीति है, उसकी जो राजनीतिक है ना, वो सारी चीज़ें मौर्य साम्राज्य में हम लोग पढ़ेंगे। पांचवी चीज़, एक टॉपिक का नाम है गुप्त साम्राज्य, ठीक है। गुप्त साम्राज्य में श्रीगुप्त, घटोत्कच, गुप्त से जो बड़े बड़े जो साम्राज्य राजा हम देखेंगे आगे, जैसे कि आपको चंद्रगुप्त है, उसके समुद्रगुप्त आते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय आते हैं, सारे लोग स्कंदगुप्त है, जो बड़े बड़े राजाओं की जो चर्चा है उसमें गुप्त साम्राज्य में, उसके सामाजिक, उसके आर्थिक, राजनीतिक, है ना, उसके जो कल्चर, कि गुप्त साम्राज्य को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, इस पर सारे हम लोग चर्चा करेंगे, ये सारे टॉपिक। देखिए छठी एक लास्ट टॉपिक है, समाज और अर्थव्यवस्था, स्पेशली, है ना, समाज और अर्थव्यवस्था, मतलब 6ठी शताब्दी यानी वैदिक काल से देखेंगे, खासकर वैदिक काल से लेकर के आपको ये सारे जो आपको गुप्त साम्राज्य तक, ये सारे साम्राज्य का समाज और अर्थव्यवस्था, है ना, इसको हम लोग यहाँ हम लोग देख सकेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हुआ पाठ्यक्रम एंशिएंट का, ठीक है। एक बार हम लोग सोर्स पे भी आएंगे, कौन कौन सी बुक्स पढ़ा जाए। तो सबसे पहले हम लोग पाठ्यक्रम जो सिलेबस में कौन कौन से बिंदु है उसको हम लोग देख ले। देखिए एक है मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत में देखिए दिल्ली सल्तनत, यानी सल्तनत काल में जो 5 वंश है सल्तनत काल में, है ना, जैसे कि गुलाम वंश है, आपको फिर देखेंगे खिलजी वंश है, तुगलक वंश है ना, सैयद वंश है, लोदी वंश है, इस तरह के देखेंगे सल्तनत काल के, उसके आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और उसके कल्चर। उसी के बाद देखिए एक है मुगल काल, जो मुगल में बाबर से लेकर आप देखेंगे जो बड़े बड़े बादशाह, बाबर है, बाबर के बाद हुमायूं है, हुमायूं के बाद आप देखेंगे अकबर है, जहांगीर है ना, जहांगीर के बाद देखेंगे शाहजहां, औरंगजेब है, इस तरह जो बड़े बड़े साम्राज्य है। तो मुगल काल की जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक चीज़ों को देखा जाएगा। उसके बाद नवी टॉपिक है भक्ति काल और सूफी काल। भक्ति काल में जो जैसे कबीर है या रामानंद जो भी है, वल्लभाचार्य है ना, निम्बार्काचार्य जो भी है। उसके बाद सूफी में देखेंगे जो सूफी संत आते हैं हमारे यहाँ, उनका क्या योगदान। अब भक्ति काल में जो भक्ति काल में क्या क्या योगदान है उनके बारे में, भक्ति सूफी की तुलना भी देखेंगे, भक्ति सूफी का योगदान देखेंगे। नेक्स्ट 10वीं टॉपिक है मध्यकालीन स्थापत्य कला। पूरे मिडाइवल एज की जो स्थापत्य कला, जो बड़े बड़े जो आर्किटेक्चर है उसमें, है ना, जो बड़े बड़े बिल्डिंग्स बने, जो बड़े बड़े जो है ना उसमें देखेंगे जो मोनूमेंट बन रहे हैं, उसकी चर्चा हम लोग यहाँ पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये 4 टॉपिक हैं मिडाइवल में स्पेशली। देखिए 6 टॉपिक प्राचीन की, 4 टॉपिक मध्यकालीन भारत की, ये 6 4 10 हो गए। नेक्स्ट देखिए आधुनिक भारत है। आधुनिक भारत में देखिए ये पहला टॉपिक है यूरोपियों का आगमन इन ब्रिटिश सत्ता की स्थापना। यूरोपीय कंपनी जितने हमारे यहाँ पुर्तगाली है, डच है, अंग्रेज है, फ्रांसीसी है, डेन है, उन सब का आगमन और उसका ब्रिटिश सत्ता के साथ उसकी स्थापना, जो उनके बाद जो ब्रिटिश जो अंग्रेज है उन्होंने कैसे सत्ता स्थापित की भारत में, उसकी चर्चा। नेक्स्ट देखिए ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, जैसे धन का निष्कासन सिद्धांत है, जो यहाँ की इकोनॉमिक पॉलिसी है, जो है कृषि है, जो यहाँ के आपको देखेंगे व्यूपनिवेशीकरण है, उद्योग है, उनको नष्ट करने की जो स्थिति थी ब्रिटिश शासन की, उसके बारे में उसका इफेक्ट देखेंगे, है ना। खासकर जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था हमारे यहाँ टूटते जाती है ना, तो वो सारी चीज ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था प्रभाव। नेक्स्ट टॉपिक देखिए 1857 का विद्रोह, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक। 1857 का विद्रोह
कि का कारण क्या है, उसका स्वरूप क्या है, उसका प्रभाव क्या है, कौन कौन से नेता, कौन कौन सी बुक छपी है ना, कौन कौन सी उन 1857 की विद्रोह को, जैसे किसी ने सिपाही विद्रोह कहा, किसी ने राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम कहा, तो ये सारी चीज़ पर, ये 1857 से रिलेटेड सब पे क्वेश्चन देखिए पूछे जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, जिसमें राजा राम मोहन राय से लेकर विवेकानंद और बाकी कई सारे संगठन, जैसे हिंदू संगठन भी है, मुस्लिम संगठन भी है ना, जैसे राजा राम मोहन राय की ब्रह्म समाज है, जैसे फिर वैसे दयानंद सरस्वती की आर्य समाज है, मुस्लिमों के देखेंगे अहमदिया आंदोलन है या अलीगढ़ आंदोलन है, उसकी चर्चा, थियोसॉफिकल सोसाइटी को देखेंगे, कई सारी चीज़ें जो हिंदू मुस्लिम कई सारे संगठन, सिखों का आंदोलन है इसी में, है ना, पारसियों का आंदोलन है, दादा भाई नौरोजी जो रफ्त गिरफ्तार करके संगठन है, उनकी चर्चा। ठीक है, तो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन सारी चीज़ें, विवेकानंद का वेदांत है उसको भी देखेंगे। नेक्स्ट देखिए भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, ये भारतीय देखिए स्वतंत्रता आंदोलन लगभग 1885 से, ध्यान रखिएगा 1885 से जो स्पेशली माना जाता है 1947 तक, इसको हम लोग देखेंगे। भारतीय नेशनल मूवमेंट है ना, भारतीय नेशनल जो फ्रीडम फाइट जो मूवमेंट हमारा 1885 यानी कांग्रेस की स्थापना से लेकर देश की आज़ादी तक। नेक्स्ट टॉपिक है भारतीय संविधान। देखिए आज़ादी के बाद 1947 जब आज़ादी होती है तो भारत का संविधान, तो भारत के संविधान को बनाने में क्या उसकी जो है एक इतिहास क्या है, फिर कैसे उसका फ्रेमवर्क कैसे होता है, कौन कौन से जो जैसे कैबिनेट मिशन संस्तुति पर संविधान सभा की स्थापना होती है और यही संविधान सभा भारत का संविधान बनाती है, तो उस पर चर्चा। तो ये देखा हम लोगों ने, ये भारतीय इतिहास हमारा कंप्लीट हुआ, यानी कि प्राचीन भारत में 6 टॉपिक, मध्यकालीन भारत में 4 टॉपिक, और इस हिसाब से देखें आधुनिक भारत फिर 6 टॉपिक, है ना। तो ये हो गया 6 6 12 और सॉरी हाँ 12 4 16, यानी इंडियन हिस्ट्री में आपके लगभग आपको 16 टॉपिक है। और वर्ल्ड हिस्ट्री जो टॉपिक बच रहे हैं उसको वर्ल्ड हिस्ट्री में हम लोग देखते हैं। देखिए विश्व इतिहास, वर्ल्ड हिस्ट्री, इसमें कई सारे एकदम बेसिक जो टॉपिक है जो आप देखेंगे एनसीईआरटी में जो स्कूलों में पढ़ाई जाती है उसी टॉपिक को यहाँ स्पेशल रखा गया है। जैसे कि देखिए एक टॉपिक का नाम है प्राचीन सभ्यताओं का उदय। जिस तरह प्राचीन सभ्यता को उदय हो रहा है उसको हम लोग देखेंगे। रोमन और यूनानी साम्राज्य, रोमन और यूनानी साम्राज्य, पहला टॉपिक का नाम प्राचीन सभ्यताओं का उदय, दूसरा है रोमन और यूनानी साम्राज्य, तीसरा है इस्लाम का उदय, जो 7वीं शताब्दी में इस्लाम का उदय हो रहा है मोहम्मद साहब के साथ, उसको देखेंगे हम लोग, है ना। फिर उसके बाद है मध्य एशियाई खानाबदोश, उसकी चर्चा हम लोग फिर देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है अंधकार युग यानी डार्क एज, यूरोप में डार्क एज, और फेडरलिज्म, ये आपको सामंतवाद का उदय यूरोप में, सामंतवाद की क्या स्थिति, सामंतवाद का क्या प्रभाव है यूरोप के परिप्रेक्ष्य में, उसको हम लोग देखेंगे। उसके बाद देखेंगे यूरोप में पुनर्जागरण यानी रेनेसां, बड़ा चर्चा है, एक धर्म सुधार आंदोलन, है ना, जो प्रोटेस्टेंट आंदोलन वहाँ चला था उसी को हम लोग पढ़ेंगे। फिर यूरोप में पुनर्जागरण, धर्म सुधार आंदोलन। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है पूंजीवाद और वाणिज्यवाद। ठीक है, जो पूंजीवाद जैसे कि इंडस्ट्री जो आप देखेंगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन जो शुरू होता है औद्योगिकरण के बाद जो चीज़ें आती, पूंजी और वणिज्यवाद का जो रोल उभरता है उसको हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे। नेक्स्ट देखिए 2 टॉपिक और बच गए, एक है चीन का इतिहास और एक है जापान का इतिहास। ठीक है, तो कुल मिलाकर यहाँ पर देखें 8 टॉपिक, सॉरी 9 टॉपिक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टॉपिक। तो इधर हो गए 16 और इधर हो गए 9 टॉपिक। तो ये कुल मिलाकर आपको 25 टॉपिक पीजीटी हिस्ट्री में आपको पढ़ने हैं। ठीक है ना। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको अगर आएंगे क्वेश्चन का रेशियो के हिसाब से सबसे ज़्यादा इंडियन हिस्ट्री में, इंडियन हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन नंबर 1 रहता है प्राचीन में, ये सॉरी आधुनिक में, ये नंबर 1 पे रखिए। नंबर 2 में रखिए प्राचीन को, सेकंड में। ठीक है, नंबर 3 पे रखिए आपको मध्यकालीन को, और उसके बाद नंबर 4 पे हमारा वर्ल्ड हिस्ट्री। तो ये रेशियो के हिसाब से तैयारी कीजिएगा कि अगर जितने क्वेश्चन पूछे जाए उसको उस रेशियो में हिसाब से सबसे ज़्यादा आधुनिक भारत, दूसरे स्थान पर प्राचीन भारत, तीसरे स्थान पर मध्यकालीन भारत और चौथे स्थान पर हमारा विश्व इतिहास। ठीक है, जैसे कि अब डीएसएसबी पीजीटी हिस्ट्री को देख लीजिएगा तो उसमें देखेंगे पीजीटी हिस्ट्री में 200 क्वेश्चन आते हैं। तो 200 क्वेश्चन में लगभग आप देखेंगे 20 क्वेश्चन तो उसमें देखिए पेडागोजी पे रहते हैं, जो टीचिंग एप्टीट्यूड आते हैं, जो हिस्ट्री पे टीचिंग एप्टीट्यूड पूछा जाता है, उस पर बच गए 180 क्वेश्चन। तो 180 क्वेश्चन को हम लोग अगर यहाँ से बांटेंगे तो लगभग आप देखिएगा 1 2 3 तो 180 क्वेश्चन में अगर 60 भी बांटेंगे तो बहुत कम हो जाएगा। 60 ना बांट कर मान लीजिए कि हम लोग 80 70 50 और इसको 8 6 14 और 40 ऐसे करके बांटेंगे तो हो जाएगा। यानी 80 क्वेश्चन यहाँ से मॉडर्न से, 60 क्वेश्चन आपको एंशिएंट में बांट लीजिए 140
और यहाँ से 40, ऐसे करके क्वेश्चन रेशो ऊपर अप डाउन देखिए हो सकते हैं, इसमें कोई रोक टोक नहीं है, ये अप डाउन होता है क्वेश्चन का। लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा फोकस कीजिएगा मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत में, सेकंड में देखिएगा प्राचीन, और थर्ड में हमारा मिडाइवल, और फोर्थ लास्ट में हमारा वर्ल्ड हिस्ट्री। मान लीजिए जितने क्वेश्चन उतने पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये सेक्शन हमारा पूरा पीजीटी हिस्ट्री जो सेंट्रल के है। तो अब सबसे पहले देखिए सोर्स क्या है, इसको कैसे तैयार किया जाए, कौन कौन सा मैटर पढ़ा जाए। देखिए मार्केट में देखिए आपको जब स्कूल में जब नौकरी होगी आपकी इन स्कूलों में, तो आपको एनसीईआरटी ही पढ़ानी है। सीबीएसई की जो एनसीईआरटी आती है, सीबीएसई पैटर्न चलता हुआ, और एनसीईआरटी बुक्स ही पढ़ानी है। एनसीईआरटी बुक्स आप देखेंगे कि मार्केट में जो ओल्ड और न्यू एनसीईआरटी, दो तरह की एनसीईआरटी है, तो दोनों मिलाकर कंटेंट में कई सारे कंटेंट ऐसे कि दोनों मिलाकर को पढ़ने पड़ेंगे। और कुछ ऑथराइज्ड बुक है, जैसे कुछ अच्छे ऑथर की बुक्स भी है, तो उसको भी हम लोग पढ़ेंगे, है ना। तो सबसे पहले देखिए एंशिएंट में देखिए कौन कौन सी बुक है। देखिए एंशिएंट बुक्स है, एक न्यू एनसीईआरटी में देखिए छठी क्लास की एनसीईआरटी आएगी हमारे अतीत करके, उसको देख लीजिए। और एक 12th क्लास की एनसीईआरटी है। देखिए एनसीईआरटी है तो आपको 6 से लेकर 12 तक पढ़नी ही है पूरी, लेकिन कई सारे उसमें छांटे गए, जैसे एंशिएंट में कहाँ कहाँ एंशिएंट हो उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। ऐसा 6 से लेकर 12 तक जो एनसीईआरटी है आपके अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग छांट लीजिए। लेकिन प्राचीन में जो पढ़नी है हमारी, तो न्यू एनसीईआरटी में देखेंगे तो छठी क्लास की एनसीईआरटी है, और एक है 12th क्लास की जो न्यू एनसीईआरटी में, उसका पहला भाग। 12th क्लास की जो एनसीईआरटी है वो आपको 3 भाग में खासकर इंडियन हिस्ट्री ही रखा गया है, तो उसका जो पहला वॉल्यूम है उसको आप पढ़ लीजिए। उसके बाद देखिए एक बुक अच्छी बुक आती है रामशरण शर्मा की, बहुत अच्छी बुक है, उन पर एनसीईआरटी भी आती है ना। और सॉरी, न्यू एनसीईआरटी के बाद देखिए ओल्ड एनसीईआरटी है। ओल्ड एनसीईआरटी में 11th क्लास की एनसीईआरटी आती है ओल्ड वाली, जिसमें रामशरण शर्मा की बुक आती है, उसको आप पढ़ सकते हैं। और कुछ ऑथेंटिक बुक में देखेंगे रामशरण शर्मा की बुक्स भी आती है ना, प्राचीन भारत पे। और एक बुक आती है प्राचीन भारत पे झा एंड श्रीमाली, ये दोनों में से कोई एक भी बुक आप मिला के उसको पढ़ लीजिए अकॉर्डिंग टू सिलेबस, जो सिलेबस में जो चीज़ें हैं उसको छांट के, ठीक है। दूसरी चीज़ है मध्यकालीन भारत। देखिए मध्यकालीन भारत में भी वही है कि खासकर एनसीईआरटी, इसमें भी देखिए न्यू और ओल्ड बटा हुआ है। तो न्यू में देखिए क्लास 7 की एनसीईआरटी, जिसमें आपको ये सारे टॉपिक मिलेंगे, और ओल्ड में देखिए क्लास 2 या 12 की आती है ओल्ड में, है ना, जिसपे उस पर वॉल्यूम 2 है, सतीश चंद्रा की बुक आती है, उसको आप मिला के पढ़ सकते हैं, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट 2 बुक और आती है, जैसे ऑथेंटिक बुक में सतीश चंद्रा, हरीश चंद्रा, इनमें से दो कोई एक बुक आप ले लीजिए। खासकर हरीश चंद्रा थोड़ी फैक्चुअल है, सतीश चंद्रा थोड़ी कंसेप्चुअल बुक है, दोनों की बुक अच्छी है, तो दोनों बुक्स आप ले सकते हैं, दोनों में से कोई एक बुक आप ले लीजिए, फॉलो कीजिए। उसके बाद देखिए बिपिन चंद्रा की बुक आती है, जो आधुनिक भारत में, जो एनसीईआरटी देखिएगा, एनसीईआरटी जो न्यू वाली एनसीईआरटी क्लास 8 की एनसीईआरटी देखिए उसमें न्यू में, और ओल्ड में देखिएगा क्लास 12 की वॉल्यूम 3 आती है, क्लास 12 जो है आपको वॉल्यूम 3 आती है, उसको आप लेके पढ़ सकते हैं, ठीक है। और भी कई सारे बुक्स है, जैसे कि ऑथेंटिक बुक में बिपिन चंद्रा की बुक आती है, प्रॉपर ऑथेंटिक जो भारतीय स्वतंत्रता का संग्राम उसमें का, या फिर आपको बीएल ग्रोवर की बुक आती है, शेखर बंदोपाध्याय की बुक आती है ना, बहुत सारी बुक्स है। फिर एसके पांडे की बुक आती है वॉल्यूम। तो उसमें क्या कीजिए आप, सबसे अच्छा एक बिपिन चंद्रा, एक बेस बनाने के लिए एनसीईआरटी तो पढ़ ही रहे, आप कंसेप्ट के लिए थोड़ा सा बिपिन चंद्रा की बुक को देख सकते हैं, थोड़ा चीज़ें और आपकी क्लियर हो जाएगी। उसके बाद देखिए विश्व इतिहास है। विश्व इतिहास जो है 8 टॉपिक आपको पढ़नी है विश्व इतिहास में। तो इसमें देखिए मैं कहूँगा कि एनसीईआरटी जो है न्यू वाली एनसीईआरटी स्पेशल 9, 10, 11 की, ये 3 बुक आप देख सकते हैं। और ओल्ड वाली देखिएगा 12th क्लास की आती है ना, फर्स्ट वॉल्यूम, उसको आप लेकर पढ़ सकते हैं, ठीक है। और ऐसे विश्व इतिहास में एक दीनानाथ पांडे की बुक आती है, अच्छी किताब है, उसको लेकर के ये सारे टॉपिक को छाट के, दीनानाथ पांडे लिख लीजिएगा, है ना, दीनानाथ मैं कहूँगा आप एनसीईआरटी पहले फोकस कीजिएगा, ठीक है। भारतीय भवन की आती है, पटना से बुक आती है भारतीय भवन पब्लिकेशन की, दीनानाथ पांडे की, बहुत अच्छी किताब है। तो जो टॉपिक है इसमें छांट के आप देख लीजिएगा, और एनसीईआरटी को मिला के आप पढ़िएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी बुक्स है, नोट्स है, और ज़्यादा से ज़्यादा जैसे हम लोग भी अपनी क्लास में यहाँ चला रहे हैं, बिल्कुल कई सारे इस टॉपिक को ही पूरा पढ़ाया जाएगा आपको, एंशिएंट मिडाइवल मॉडर्न, पूरा जो पीजीटी के जो सिलेबस है उसको पढ़ाया जाएगा। और आप हमारी जैसे क्लास के से आप जैसे जुड़ सकते हैं, जो मोवीशाला www.movishala जो ऐप है उसमें से आप जुड़ करके www.movishala.com पे एक ऐप डाउनलोड कर प्ले स्टोर में हमारी जो है क्लास परचेज के लिए आप जुड़ सकते हैं। उसमें कई सारे टॉपिक आपको मिलेंगे उसमें, है ना, जिसमें पूरा एक जो पीजीटी हिस्ट्री का, स्पेशली हिस्ट्री का जो सिलेबस है आपको कंप्लीट करके उसमें दिया जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप जुड़िए इससे। और जो आने वाले एग्जाम है, देखिए अभी जैसे कि
EMRS की वैकेंसी चल रही है एकलव्य विद्यालय की, और एक वैकेंसी है आपको DSSB जो पिछले साल की वैकेंसी आई थी उस पर जैसे अभी एग्जाम होने वाली जून से। इस सीरीज में अगर डेट बढ़ेगी तो बहुत अच्छी बात है विद्यार्थियों के लिए, आप लोग के लिए तैयारी के लिए टाइम मिल जाएगा कैंडिडेट्स को। और फिर जैसे KVS की वैकेंसी आने वाली, NVS की वैकेंसी आने वाली है, जैसे UP PGT हिस्ट्री की भी अभी चल रही है, TGT PGT, तो वो सारी चीज़ में भी यही सारी चीज़ें पढ़नी है। थोड़ी सी अप डाउन, थोड़ी सी मैनिपुलेट है, उसको आप मिला के पढ़ सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप क्लास से जुड़िए, है ना, हमारे जो moviesala.com से, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्लास यहाँ से बहुत अच्छी चीज़ें मटेरियल मिलेगी और अच्छे अच्छे क्लास की वीडियो आपको इसमें दी जाएगी। तो अपनी क्लास को मैं यहीं ड्रॉप करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।